नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो वर्ष 2024-25 के बजट से लगभग 9% या यूं कह लें कि 9.8% अधिक है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा है। सीएम योगी ने कहा कि गरीब, किसान और युवा महिलाओं के उत्थान को यह बजट समर्पित है और इस बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए शामिल किए गए हैं, जो कि 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया गया है और तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि यह बजट तैयार किया गया है। और इसको लेकर भी हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। यूपी में राज कर रही योगी सरकार ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। योगी सरकार के 9वें बजट में रोजगार, उद्योग और गरीब उत्थान पर फोकस रहा है। इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया, जिसमें योगी सरकार की ओर से स्मार्टफोन खरीद, नए एक्सप्रेसवे की घोषणा, किसानों और महिला कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मान्यवर, इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की योजना लाई जा रही है। वहीं बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। 18-19 का जो बजट था, वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश किया गया है। यह उनका यानी कि बीजेपी सरकार का दूसरा आखिरी बजट है। इसके बाद अंतिम बजट आएगा और फिर हम सभी को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। तो यूपी
को 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है जिन्हें महिलाओं की अगर हम बात करें, इस बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। तो योगी सरकार का ये 9वां बजट पेश किया गया है जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है और काफी अहम ये बजट माना जा रहा है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है। 9वां बजट योगी सरकार का और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट पेश किया गया है जो बेहद अहम है प्रदेश के उत्थान के लिए। जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है तो इस लिहाज से इस बजट को तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसे आज पेश किया गया है जिसमें युवा, महिला, किसान, तमाम लोगों के जो हित है उनको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। तो ये योगी सरकार की बात करें तो 2.0 का चौथा बजट जो है वो पेश किया गया है। और आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी से, और साथ ही मोहित जैन अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले खेमचंद शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। योगी बाबा ने पिटारा खोल दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। कितना भारी है ये पिटारा प्रदेश की भलाई के लिए? ठीक है खेमचंद शर्मा, जिस तरीके से हम देखें उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें जो विकास के लिहाज से जो काम किए जा रहे थे, खासकर हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को पिछली दफा जब पेश किया गया था तो ये रखा गया था कि युवा, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से जो अपने पक्ष रखे थे, लेकिन इस बार जब पेश किया गया है तो युवा कहीं ना कहीं उन्हें युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई थी। पिछली बार युवा इससे खुश नजर नहीं आए थे। तो क्या इस बार युवाओं का समर्थन सरकार को मिलेगा इस बजट के जरिए? क्या सरकार उन्हें अपने पाले में कर पाएगी? मिलेगा, जरूर मिलेगा और लगातार मिल रहा है। एक मिनट प्रेजेंट। ठीक है मोहित जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, जो भी बजट पेश किया गया है पहले के मुकाबले इस बजट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर प्रदेश के लिहाज से बात करें कैसा जो है प्रभाव पड़ने वाला है इस बजट का आपके मुताबिक? ये विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी 1000 करोड़ की व्यवस्था की है जी। इसके अलावा युवाओं की जो बात कर रहे हैं अपन, युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए 225 करोड़ का एक अलग से फंड बनाया है योगी सरकार ने। अब अगर अपन बात करें पीएम कुसुम योजना की, पीएम कुसुम योजना में भी इन्होंने 509 करोड़ का एक फंड बनाया है जिसको ये पीएम कुसुम के अंतर्गत देंगे। इसके अलावा अमृत योजना 2.0 लॉन्च करने जा रही है योगी सरकार, जिसमें 1732 करोड़ का फंड इन्होंने अलॉट किया। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा बजट है जो योगी जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है यूपी के लिए। ठीक है। इस बार देखें तो हम बजट में शिक्षा को भी रखा गया है प्रमुखता से, साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी बात कर ले। तमाम सेक्टर्स में जो है एक एक चीजों को, बुनियादी जो चीजें होती है उन चीजों को लेकर जिक्र किया गया है। क्या वाकई में प्रदेश के ढांचे को ये बदलने वाला होगा मोहित? मैम, चिकित्सा युवा के लिए अगर अपन बात करें, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है वो उनमें टैबलेट्स इन्होंने दिए थे लास्ट बजट के टाइम। तो इसमें भी इस बार भी ये टैबलेट इस योजना में इस साल के बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में भी पिछले साल 54,833 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण लिया था। इस बार भी इसमें व्यवस्था की है। इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए भी 25-25 हजार के पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें एआई के लिए, एआई और रोजगार एआई के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की है इस बजट के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं श्रमिकों के लिए भी अच्छा इसमें
निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना इस बार इन्होंने जारी की है। एक आवासीय विद्यालय योजना श्रमिकों के उनके बच्चों के लिए दी है। तो मेरे हिसाब से गरीब, महिला और युवा तीनों के लिए बहुत अच्छा बजट है। मतलब ये वाकई में ये माना जा सकता है कि प्रदेश के लिहाज से ये जो है काफी कारगर साबित होने वाला है। लेकिन वही अगर हम बात करें, ये सवाल मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहूंगी। लेकिन जो अर्थव्यवस्था, यानी कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन करने की जो लक्ष्य करने का रखा गया है सरकार की तरफ से, क्या ये उस पर असर डाल सकता है? लॉन्ग रन में कहा जाए तो मैम डालेगा, 100% डालेगा। अभी के लिए 8 लाख करोड़ का बजट है, तो 5 साल में मानता हूँ 5 साल लगेंगे 1 ट्रिलियन जाने के लिए। बट हाँ, जो गवर्नमेंट बनी है ना, वो सब उसी का लगा हुआ जी। ठीक है, मतलब ये यूं कह सकते हैं कि ये जो आज 9वां बजट पेश किया गया है ये काफी अहम है। योगी सरकार ने इस बजट को पेश किया है और तमाम जो वर्ग है उनको ध्यान में रखा है। और साथ ही साथ सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से यार रास्तों को लेकर जो फोकस रहा है सरकार का, एक बार फिर से मैं खेमचंद शर्मा जी का रुख करूंगी। खेमचंद शर्मा, इस बार यूपी को 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात देने की कोशिश की गई है। कितना बदलेगा प्रदेश में, कितना इससे बदलाव होगा इस बार के बजट से? देखिए, जो इस बार का बजट है वो विकास ओरिएंटेड बजट है, वो युवाओं के लिए बजट है, वो किसानों के लिए बजट है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का बजट है, वो हमारे हेल्थ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का बजट है, वो हमारे उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का बजट है। ये उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएगा, देश को विकसित बनाएगा, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाना चाह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। और आदरणीय योगी जी ने सभी सेक्टर को जबरदस्त तरीके से उन्होंने एलोकेशन की है। और सबसे बड़ी बात है, एलोकेशन करना तो एक बात है जो सब कर सकते हैं, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट भी वैसे ही करा रहे हैं, 100% एग्जीक्यूट करा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें सब जगह दिखाई दे रहे हैं। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको भी चलाया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब ना रहे, या जो कमजोर वर्ग है उसको अब उसकी हैंड होल्डिंग की जा सके, उनको मजबूत किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो बजट है ये एक तरीके से सपोर्टिंग बजट है जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों को एम्पावर किया। ये बजट और ज्यादा एम्पावर कर रहा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टैक्स में रिलैक्स करके युवाओं को मजबूत किया, युवाओं को एक ऑन जॉब ट्रेनिंग देने का और उस वहां पे पैसा देके। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक तरफ से युवाओं को एम्पावर कर रहे हैं और योगी जी कुछ चीजें और एडिशनल देके हमारे प्रदेश के युवाओं को फोकस करके, किसानों को फोकस करके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके ये बजट बनाया है। और आई एम श्योर कि जो दोनों बजट है मिलके उत्तर प्रदेश का जबरदस्त तरीके से विकास करेंगे। ठीक है, इस बार अगर हम देखें तो ये भी कहा गया है कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन किया जाएगा। अगर स्टेट कैपिटल रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, उनमें 6 जिले जिनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये वो 6 जिले जिन पर विशेष रूप से जो है बातचीत की गई है। कैसे इन जिलों को बदला जाएगा और क्या कुछ विकास के हित में आगे यहाँ देखने को मिल सकता है? खेमचंद शर्मा जी। देखिए, जैसे कैपिटल रीजन होता है तो जो आसपास के जिले हैं, दिल्ली के गुड़गांव है, नोएडा है, फरीदाबाद है और सोनीपत, पानीपत है, जैसे एनसीआर बनाया गया तो उसी तर्ज पे जो लखनऊ के आसपास के जिले हैं उनको भी स्टेट कैपिटल के तौर पे डेवलप किया जाएगा। तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, वहाँ की सुविधाओं में सुधार होगा और बहुत सारी चीजें एक कॉमन शेयरिंग रहती हैं। जैसे यहाँ एनसीआर में बहुत सारी चीज शेयरिंग रहती है, पहले जैसे एसटीडी नहीं लगती थी, सब लोकल कॉल होते थे, तो वैसी बहुत सारी सुविधाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं हैं जो शेयर्ड होंगी और उसका लाभ सभी को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता शिव कुमार दुबे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी आपका। इस बार बजट पेश हो चुका है योगी सरकार का, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी बजट है। किस आधार पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई सपा की ओर से? नहीं, आखिरी ऐसा नहीं बोला, आखिरी ऐसा बोला कि ये सेकेंड लास्ट है। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ, तो सेकेंड लास्ट तो डेफिनेटली है, वो तो नियम के अनुसार सेकेंड लास्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी। नहीं, वो ही तो मैं बता रहा हूँ कि 2027 में नई सरकार जब आएगी वो पेश करेगी इसके लिए। तो निश्चित तौर पर 2027 में हमारी जब सरकार आएगी तब हम उसको पेश करेंगे। तो ये हमारी तैयारी है कि हम 2027 चलिए ठीक है, आपके लिहाज से ये बजट कैसा है? क्योंकि इस बार तो
ऐसा माना जा रहा है कि सभी वर्गों की वाहवाही है इस बजट में। सपा का क्या रुख है इस पर? नहीं, देखिए, हवाई भरा बजट है। आप देखिए, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो एक भी वादे में पूरे होते नहीं दिख रहे। मैं आप अगर बताओ तो मैं आपको एक पूरी सीरीज है इनके घोषणा पत्रों की, वो मैं पूरी पढ़ सकता हूँ। एक्चुअली बजट में एक ऐसा होना चाहिए कि आम जनमानस को प्रभावित करने वाला बजट होना चाहिए, कि जिससे आम जनजीवन का जो जीवन है, आम लोगों का जीवन है, उस पर एक सकारात्मकता की तरफ हम बढ़ें। जैसे बेसिक नीड क्या हुआ? बेसिक नीड हुआ कि भैया पढ़ाई सब बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए, चाहे क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक उनको मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। दवाई सबसे ज्यादा जरूरत सबको होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको दवाई की जरूरत होती है। तो जो आज एक मामूली सा ऑपरेशन कराने जाओ तो आप देखते हो कि 25,000 30,000 से नीचे कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है दवाई मुफ्त होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान के लिए अगर बात किया जाए तो सिंचाई मुफ्त होनी चाहिए। तो ये जो चीजें बेसिक नीड है, अगर यही आप पूरा नहीं करेंगे तो आप कैसे उसको कह सकते हैं? आप लाख घोषणाएं कर दो, हम ये कर देंगे। पिछला जो बजट है उसमें हमें ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो कितने हद तक सफल हुआ है। वो नहीं बता पाएंगे, उनके पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि ये सरकार हमेशा आंकड़े देना पसंद ही नहीं करती है, ये सिर्फ बोलना पसंद करती है। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं बीजेपी से भी। खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि पिछले आंकड़े पर कुछ भी नहीं कह सकते बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है। खेमचंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही, रिपीट करेंगे सवाल प्लीज? जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं सपा की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले जो बजट पिछले बार पेश किया गया उसको लेकर उसमें कुछ भी खास नहीं था, और इसका कुछ आंकड़ा भी नहीं है जिसको लेकर वो इस बार जो है जिक्र कर सके, बिल्कुल उससे अलग है, उलट है। देखिए, ये तो नकारात्मक लोग हैं और लगातार ये नकारात्मक बातें करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हम जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से और बल्कि विदेशों से लोग उत्तर प्रदेश में आके रह रहे हैं। मैं खुद मथुरा से आता हूँ, ब्रज क्षेत्र से आता हूँ। आज लाखों की संख्या में ब्रज क्षेत्र में गुजराती और अन्य राज्यों से लोग आके रह रहे हैं वहाँ पे ब्रजभूमि में, जो पहले डरते थे क्योंकि पहले लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी। आज वो सारी चीजें वहाँ पे हैं। जो उत्तर प्रदेश बन रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य को मजबूत किया गया है, हर जिला हॉस्पिटल आज वेल इक्विप्ड है। जो तालुका लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जिला हॉस्पिटल से लिंक किया गया है, स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया है, अपग्रेड किया गया है, उनको अपग्रेड किया गया है, और वहां पे जितनी वैकेंसी खाली थी उनको भरने का प्रयास किया गया है। और जो नई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की लैब्स और जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करके बच्चों को एम्पावर किया जा रहा है। तो आज योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी युद्ध स्तर पे इंप्रूव किया जा रहा है। आप देखेंगे जो एलोकेशन जिस तरीके से हुई है शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, किसानों के लिए, ये सब दिखाती है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। ठीक है, मोहित जैन एक बार इनका रुख कर लेते हैं। मोहित जैन, जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा है, और इस बार के बजट के बाद आगामी दिनों में जो है क्या जो है असर पड़ सकता है, कितना इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है? मैम, जिस हिसाब से मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट पॉलिसी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के और ज्यादा बढ़ेंगे। पर्यटन को जितना बढ़ावा मिल रहा है, धार्मिक पर्यटन जैसे अभी महाकुंभ में आप देख ही रहे होंगे, 57 करोड़ लोग ऑलरेडी वहां पे जाके आ चुके हैं, तो ऐसे धार्मिक पर्यटन भी बढ़ा है। उससे स्टेट का रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी कह सकते हैं, दूसरे टैक्सेस कह सकते हैं, तो बहुत बढ़ेगा आने वाले दिनों में। यूपी मेरे हिसाब से अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की बात करेंगे तो भारत का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा। मतलब ये देखा जाए तो बेसिकली विकास के लिए जो है पूरी तरह से उस पर उनके मानकों पर खरा उतरता है। ठीक है शिव कुमार जी, जिस तरीके से हम देखें इस बार बजट में कई अहम ऐलान भी किए गए हैं। सबसे खास बात कि 2025 में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय पूरा हो जाएगा, अयोध्या में राजकीय महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय
पैथी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे, तो इन तमाम चीजों की घोषणाएं की गई है बजट में। अरे मैडम, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ घोषणा वीर हैं। आप सोचिए, अगर ये बोलते कि भाई हर ब्लॉक पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, मैं इनका स्वागत करता। ये बोलते कि अब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसा बना हुआ है, अब वैसा एक्सप्रेस वे ना बना के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, मैं स्वागत करता हूँ उसका। अभी आप देखिए, समय परिवर्तनशील है भाई, समय परिवर्तन होगा और चीजें बदलेंगी। आप अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आप हमें ये बताइए, आज से 20-30 साल पहले कौन मोबाइल को जानता है? समय चेंज हुआ, तो पहले टेलीफोन चलते थे, फिर ये पेजर आए, आज मोबाइल आ गए। तो आप उसका क्रेडिट लेना चाहो तो ये तो मूर्खता भरी बात है, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। क्रेडिट आप उस चीज का लो जो आप बना के जाओ कि हमने ये बनाया। जैसे मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं कि भाई मैंने बनाया। आप अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करेंगे नहीं तो हम आपकी कहाँ से प्रशंसा करते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप वाकई में कुछ अच्छा करेंगे तो हम प्रशंसा जरूर करेंगे। इनको तो हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देती है, ये नेगेटिव लोग हैं, ये हर एक अच्छे काम में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो इनको मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, सब ये कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, हर चीज हमारी नंबर 1 स्टैंडर्ड की बनती है, क्वालिटी की बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, इस बार बात करें तो शिक्षा पर भी जोर दिया गया है और 13% बजट का 13% हिस्सा, शिव कुमार दुबे मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजट का 13% हिस्सा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, क्या इसको भी आप कहेंगे कि ये भी ठीक नहीं है? अरे आप बताइए, जिस देश में 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हो उसको आप क्या बोलेंगे? और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं। मतलब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। यही हुआ ना, यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, मीडियम क्लास का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लाख लाख रुपए फीस होती है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? लेकिन ये कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा की दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, सबसे पहले शिक्षा में जो एडॉप्ट ही नहीं कहेंगे, टेम्परेरी, मतलब 5 साल आप नौकरी करिए और 5 साल बाद भी ये पता नहीं होगा कि आपकी नौकरी परमानेंट होगी कि नहीं। इस तरीके की अगर सरकारें आएंगी तो क्या होगा? और वो भी ये दुर्भाग्य है कि वो भी लागू करने वाली कौन, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो भी शिक्षक थी और उन्होंने ये ऐसे पैटर्न, ये योजना लेके, ये स्कीम लेके शिक्षक भर्ती की। और उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य काल रहेगा तो वो राजनाथ सिंह जी की सरकार का रहेगा, जिनके काल में ही सबसे ज्यादा ये शिक्षा का स्तर गिरा है। इन्हीं के टाइम से प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो आप किस पार्टी की बात करती हो, किसकी सरकार की बात करती हो? ये अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो हमने पहले आपको बोला कि ये अच्छा काम नहीं कर सकते, तो हम किस उससे इनकी बड़ाई कर दें? अच्छा काम क्या, इनकी सरकार में, केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी ने, चलिए ठीक है, लास्ट रिएक्शन मैं आप तीनों से थोड़ी देर के लिए लेना चाहूंगी, बस 2-2 मिनट आप लोग अपना अपना दे दीजिए। सुरेश खन्ना, उन्होंने जब बजट पेश कर रहे थे तब उसके पहले उन्होंने पिटारा दिखाया और कहा कि अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती है, अगर सब तमन्ना पूरी हो जाए तो ख्वाहिशें किसकी करोगे? शिव कुमार दुबे, पहला रिएक्शन आपका है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। शिव कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। सुरेश खन्ना ने आज कहा है, शेरो शायरे वाले अंदाज में उन्होंने एकदम जो शायर है उसके रूप में कहीं ना कहीं आज दिखे हैं बजट को लेकर, और उन्होंने कहा है कि अगर सब तमन्ना पूरी हो जाए, अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती है, अगर सब तमन्ना पूरी हो जाए तो ख्वाहिशें किसकी करेंगे? अरे देखिए, शेर और शायरी तो ठीक है, ये तो अब कोई भी पढ़ने लग नॉर्मल चीज भी हो जाता है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम इसमें विश्वास करते हैं आपने जनता को 9 साल में क्या, 8 साल में क्या दिया। अगर आप जनता को नहीं दे सकते हैं तो आप ये फालतू की कोई बातें हैं करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खेमचंद शर्मा, आपके तरफ से रिएक्शन।
देखिए, जो ये चीज सोच नहीं सकते थे वो हम करने का काम कर रहे हैं। हम गांव में डिजिटल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि किसानों को सीधा फायदा हो सके, गांव के युवाओं को फायदा हो सके, गांव के युवा भी एआई सीख सकें, रोबोटिक्स सीख सकें, इंजीनियरिंग सीख सकें और जो आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आगे बढ़ सकें। ये लोग सोच ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक परिवार के लिए सोचते हैं, एक विशेष वर्ग के लिए सोचते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए आज हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब हुए हैं। बेस्ट प्रदेश बनाएंगे, ऐसा हमारा रोड मैप है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम और प्रमुख भूमिका निभाएगा। ठीक है, मोहित जैन, आखिरी रिएक्शन आपका है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर, बजट को भी और साथ ही साथ सुरेश खन्ना के शायराना अंदाज पर भी? ओवरऑल बजट तो योगी जी का अच्छा है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा जितनी पॉपुलेशन यूपी की है और जितना उनके पास है उस हिसाब से थोड़े से संसाधनों की कमी है। हाँ, बट धीरे धीरे ये भी सुधार आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया है, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देना, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, करना, इन तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में ये बजट प्रदेश को आने वाले दिनों में विकसित प्रदेश के तर्ज पर, जिस तरीके से अभी भी हमारे प्रवक्ता मेहमान उन्होंने बताया कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कारगर होगा, तो क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखना होगा। और साथ ही साथ जनता, साथ ही साथ युवा वर्ग, किसान, महिलाएं इस बजट से कितना सहमत होती है और कितना उन्हें फायदा होता है। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।